तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन चल रहे थे आगे सवालों पे और अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। मैंने आपको कल दिए भी थे 7वां और 8वां क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको बताए थे। मैंने कहा था आपको सॉल्व करना है। किए होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसे कि आपने किए होंगे। सभी अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे। अभी देखो आगे चलते हैं अपन और वो सवाल जो आपने कर लिए उन सवालों को और जो मैं करवा रहा हूं उनको मैच करते हैं और उसके आधार पे अपन क्या करते हैं आगे चलते हैं। देखो तो मैं बराबर सवाल आपको, वैसे तो आपके लिखे हुए कल मैंने बताया था, मैं साथ साथ में आपको स्क्रीन पे सवाल भी दिखाता जाता हूं और साथ साथ में अपन उसका सॉल्यूशन भी करते जाते हैं। मैं 7वें सवाल से शुरुआत करता हूं क्योंकि 6 सवाल अपन ने कल की क्लास तक कर लिए थे। 7वां सवाल कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है आपको और आपको कितने सवाल दे रखे हैं, 4 सवाल दे रखे हैं, इनको संतुलित करना है। तो मैं एक एक करके चलता हूं और ये सवाल करते हैं। देखिए तो पहला सवाल है, पहले सवाल में क्या कह रहा है, पहले सवाल में कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, उसके पास में कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो बना देता हूं। देखो मैं सबसे पहले लिखता हूं, देखो पहला सवाल, ये लो पहला सवाल। पहले सवाल के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप अच्छे से जानते हो, पीछे मैंने पढ़ाया था, शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइस, याद है ना आपको। यानी जब अपन क्या लाते हैं, बिना बुझा चूना लाते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जल मिलाते हैं तो ये बन जाता है। तो फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास में, जल मिलाने से बनता है तो ये जलीय विलयन हो जाएगा, एक्वारेस हो जाएगा, एक्यू लिखते हैं इसको। प्लस ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है आपको, ये लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता हूं और इसकी ये कह रहा है रिएक्शन करवा दो, रिएक्शन करवा देता हूं। रिएक्शन करवाते हैं तो ये कह रहा है क्या बनेगा आपके पास में, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी आपने पीछे पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, संगमरमर बोलते हैं इसको, चूना पत्थर भी बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। और प्लस साथ में इसके साथ में क्या बना रहा है, वो बना रहा है जल। जल का सूत्र आप अच्छे से जानते हो, क्या बनता है, H2O बनता है। ये रिएक्शन अपने को दे रखी है, उसने शब्द समीकरण लिख रखी है, मैंने शब्द समीकरण से क्या लिख दी, रासायनिक समीकरण लिख दी। अपना काम है इस समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। तो करते हैं, देखो कैल्शियम कितना 1, कैल्शियम कितना 1 संतुलित है। यहां से देख लेते हैं ऑक्सीजन, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बराबर है, ठीक है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, कुछ कमी है ही नहीं, सारी की सारी आपस में संतुलित है। संतुलित है तो है, अपने कोई जरूरी नहीं है संतुलित करनी, ठीक है। पहला सवाल ये हो गया। आगे देखिए दूसरा सवाल मैं बताता हूँ। ये जैसे अपने 7वां जो सवाल है ना, उस 7वें सवाल का A नंबर सवाल है, वो अपन ने कर लिया। B नंबर सवाल देखिए, बी नंबर सवाल के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जिंक। जिंक आप जानते हो अच्छे से, मैंने कहा था 30 तत्व तो याद करना शुरुआत वाले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे 30 याद करना जिंक पर। जिंक 30वां तत्व होता है। प्लस इसके साथ में मैं क्या लगा देता हूं, इसके साथ में ये कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट लगाना है। सिल्वर नाइट्रेट होता है क्या, AgNO3, सिल्वर होता है Ag और नाइट्रेट लगाते हैं तो क्या बना देते हैं, NO3। ये कह रहा है जिंक और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करा के क्या बना लेते हैं, एक तो जिंक नाइट्रेट बना लेते हैं। जिंक नाइट्रेट में Zn और नाइट्रेट NO3 का क्या हो जाता है, होल ट्वाइस हो जाता है। इसकी संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाता है, 2 लग जाता है। और साथ में क्या बना लेता है, सिल्वर बना लेता है, यानी Ag बना लेता है सिल्वर। ये ठीक है, रिएक्शन हो गई, शब्द समीकरण से अपन ने रासायनिक समीकरण लिख दी। संतुलित कर लेते हैं। देखो जिंक कितना 1, इधर भी जिंक 1, इधर Ag कितना 1, इधर भी Ag कितना 1, इधर नाइट्रोजन कितना 1, इधर नाइट्रोजन कितने 2, इधर ऑक्सीजन कितने 3, इधर ऑक्सीजन 6। तो पहले नाइट्रोजन को कर देता हूं, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, तो 2 हो गया। यहाँ 2 लगा दिया तो देखो नाइट्रोजन तो 2 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन देखो कितने, 3 दूनी अब 6 हो गए, ऑक्सीजन 3 दूनी कितने हो गए, 6, कोई कमी नहीं है, सारे की सारी एक जैसी है। फर्क ये पड़ा कि Ag यहाँ 2 हो गए, ये लो यहाँ 2 लगा दूं, Ag 2 हो जाएंगे, तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इनकी अवस्था आप लिख लेना, बहुत बार इनको यूज ले रखे हैं तत्वों को, यौगिकों को, तो इनकी संयोजकता आपको पता है। बाद में मैं C करता हूं इसका, देखो
सातवें का सी जो कह रहा है वो कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का आप जानते हो क्या होता है, Al होता है, प्लस कॉपर क्लोराइड का जानते हो Cu होता है, और क्लोराइड CuCl हो जाता है, और ये Cl2 हो जाता है, क्योंकि कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, तो यहाँ 2 लग जाता है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड है, इससे बनता क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, आपको पता हो तो इसकी संयोजकता 3 है, अपन ने पीछे भी काम में ली थी, इसलिए AlCl3 बनेगा। और साथ में क्या बन जाता है, साथ में अपने पास में क्या बन जाता है, कॉपर बन जाता है। AlCl3 और क्या बन जाता है, कॉपर। अपना काम है इसको संतुलित करने का। संतुलित करो, देखो एल्यूमिनियम कितना यहाँ पे 1, और इधर भी एल्यूमिनियम कितना है अपने पास में, 1 एल्यूमिनियम है। इधर कॉपर देखो कितना 1, इधर कॉपर 1, इधर क्लोरीन कितना 2, इधर क्लोरीन कितना 3। जब ऐसे आ जाती है ना संख्या सम के अंदर, तो इस वाले की गुणा इसको करवा दो और इस वाले की गुणा इसको करा दो, हो गए 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए। कौन बिगड़ गया, कॉपर बिगड़ गया। कॉपर कितने, 3 है, यहाँ पे लगा देते हैं, कॉपर कितने हो गए 3, काम बन गया। इसी का ही डी नंबर जो सवाल है वो देखो, डी में क्या कह रहा है, वो डी में वो कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की रिएक्शन करवानी है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का आप जानते हो संयोजकता 2 होती है, तो BaCl2 होगा। बेरियम क्लोराइड जब लिखेंगे BaCl2, प्लस साथ में पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम होता है K और सल्फेट होता है SO4। इसकी संयोजकता 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसलिए K2SO4 लिखा जाता है इसको, पोटेशियम सल्फेट को। इससे बन क्या जाएगा, इससे बन जाएगा एक तो बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का आप सूत्र जानते हो, बहुत बार लिखा है अपन ने, BaSO4 होता है, क्योंकि इसकी भी संयोजकता 2, इसकी भी 2, दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है। और साथ में क्या बन जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का मतलब आप जानते हो KCl बन जाता है। पोटेशियम क्लोराइड KCl, दोनों की संयोजकता 1-1 होती है, तो KCl आ जाएगा। ठीक है, संतुलित कर देते हैं। देखो Ba1 B1, बेरियम 1-1 है दोनों में, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना 1 है। 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं तो 2 हो जाएगा। पोटेशियम कितने 2, इधर पोटेशियम कितने हो गए, देखो 2। सल्फर कितना 1, सल्फर कितना 1। ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन 4। ये समीकरण संतुलित हो गई। तो आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा वीडियो को रोक के। ये 7वां सवाल था, उसका सॉल्यूशन था। 7वें की सारी शब्द समीकरणें थी, उनको मैंने रासायनिक समीकरणों में लिखा, और रासायनिक समीकरणों को क्या कर दिया, मैंने संतुलित कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन 8वें क्वेश्चन पे। आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और अपन चलते हैं आगे 8वें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन सेम ही है, आपको वैसे की वैसी सबल समीकरण दे रखी है जैसे 7वें में दे रखी है, और इसको आपने कर भी लिया होगा। कर भी लिया तो एक बार आप क्या कीजिए, मेरे बराबर इसको चेक कर लीजिए कि आपने काम किया वो सही किया है या कुछ गड़बड़ कर दी। मेरे हिसाब से तो सही किया होगा, गड़बड़ कुछ ही नहीं की, फिर भी कुछ हो गई है गड़बड़, तो इसको चेक कर लीजिए। देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है पहली बात तो, दूसरी में प्रत्येक का प्रकार भी बताना है। यानी ये जो सवाल दे रखा है इसमें आपको एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है, और दूसरी क्या लिखनी है, दूसरी इसके अंदर इसका प्रकार भी बताना है। जैसे 5 प्रकार पढ़े थे ना अपन ने, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और उपचयन अपचयन, उसका भी नाम लिखना है इसके साथ साथ में लिख देंगे, सिंपल सी बात है। देखिए पहला करता हूं मैं, 8वें का पहला सवाल करता हूं, क्या कह रहा है 8वें का ए नंबर करता हूं मैं। 8वें का ए नंबर जो सवाल है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपको पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन करवानी है बेरियम आयोडाइड के साथ में। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr होता है, पोटेशियम K होता है और ब्रोमाइड Br होता है। इसकी आपके सवाल के अंदर सामने दिख रहा होगा, इसके नीचे अवस्था लिखी हुई है, मैं अवस्था नहीं लिख रहा। बेरियम आयोडाइड आपको पता होगा, बेरियम की संयोजकता 2 होती है, तो Ba और आयोडाइड के साथ में क्या लग जाएगा I2, बेरियम आयोडाइड हो जाएगा। फिर इसकी देखो रिएक्शन करवा देता हूं मैं, क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन करवा देता हूं। तो ये कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, ये लो पोटेशियम आयोडाइड बना दो, Ki बना दो, पोटेशियम आयोडाइड Ki होता है, ये पोटेशियम और ये आयोडाइड। और फिर साथ में ये कह रहा है क्या बन रहा है आपके पास में, बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है, बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो ये बेरियम और ब्रोमाइड की, बेरियम की संयोजकता 2 होती है, इसलिए BaBr2 हो जाएगा। ये ब्रोमाइड होता है, ये बेरियम होता है। ठीक है, काम है अपना संतुलित करना, कर देते हैं। पोटेशियम कितना 1, पोटेशियम 1, ब्रोमाइड कितना 1, ब्रोमाइड कितने 2, तो उसको 2 बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं। 2 लगाने से क्या हो जाएगा, इधर पोटेशियम भी बिगड़ गया, 2 बन गए, ये लो पोटेशियम में भी 2 लगा दूं यहाँ पे। फिर देखो इधर बेरियम 1, इधर बेरियम 1, इधर आयोडीन 2, इधर ये आयोडीन, इसकी वजह से 2 हो गई। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी।
अगला सवाल है देखो दूसरा इसका, इसी का ही बी नंबर सवाल है। उसमें ये क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि जिंक कार्बोनेट है उसका, आपको उसको एक काम और रह गया अपने बीच में, काम ये रह गया इसका प्रकार बताना था, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। आपको लग रहा है क्या कि हमें पता चल जाएगा कौन सी है। देखो दो यौगिक के दो आयन है, पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम और पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम और आयोडाइड। ये क्या कर रहा है, ये वाला यहाँ पे आ रहा है, देखो आप समीकरण कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा। और ये बेरियम है वो कहाँ जा रहा है, इसकी जगह जा रहा है। देखो बी आई के साथ में कौन आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, और इधर जो बी आ रहा है इसके साथ में कौन जा रहा है, बेरियम जा रहा है। दोनों आयनों का आपस में क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वो वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट आप जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो, तो फिर जिंक कार्बोनेट आसान हो जाएगा आपके लिए। ZnCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 संगमरमर, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इसका वियोजन करते हैं, देखो एक ही तत्व है, इसका वियोजन करते हैं, आपको पता चल गया होगा अभिक्रिया कौन सी है। इससे एक जिंक ऑक्साइड बनता है, ZnO बन रहा है, और प्लस साथ में कौन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यानी CO2 बन रही है। देखो कैसे बन रही है, कैसे बन रही है वो कह रहा है, तो ठीक है। आप ये पता करो कि इसकी पहले तो इसको संतुलित करते हैं। जिंक कितना, एक जिंक एक, कार्बन कितना, एक कार्बन एक, ऑक्सीजन कितने, तीन, दो रहे कितने, तीन, संतुलित है। संतुलित है तो इसका प्रकार बता दो, और प्रकार अपन अच्छे से जानते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता, वो वाला क्या कहलाती है, वो वाली क्या कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, वियोजन कह दो, चाहे इसको क्या कह दो, अपघटन अभिक्रिया। वैसे इन अभिक्रियाओं को देखे ना, इनके और भी हो सकते हैं प्रकार, और भी प्रकारों में ये आ सकती है, परंतु फिलहाल आप इसको इस हिसाब से समझिएगा कि ये वियोजन अभिक्रिया है। आगे देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। ये तो बहुत बार अपन ने की है रिएक्शन, कि हाइड्रोजन यानी H2 और क्लोराइड यानी Cl2, ये आपस में रिएक्शन करवा के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं इसको, ये बना रहा है। ठीक है, ये बना रहा है। इसकी पहले तो इसको संतुलित कर देते हैं। हाइड्रोजन दो है, इधर एक है तो दो लगा देते हैं, क्लोरीन ऑटोमेटिक दो हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो इसमें क्या हो रहा है, दो अभिकारक है, दो अभिकारक आपस में संयोजित होकर क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। सिंपली आप इसको लिख सकते हो कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, इसके लिए ये कौन सी अभिक्रिया है, ये संयोजन अभिक्रिया है, अपनी जुड़ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी रिएक्शन में कह रहे हैं मैग्नीशियम, ये लो मैग्नीशियम Mg होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी ऊपर ही लिखा है, ये रहा देखो HCl होता है। इनकी आपस में रिएक्शन करवा दो, इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपस में बन क्या रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बन रहा है। MgCl बनता है, पर इसकी संयोजकता दो होने की वजह से MgCl2 आ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है एक तो, और एक क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन गैस बन जाती है, यानी H2 बन जाती है। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इनको ऐसे नहीं लिखोगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे नहीं लिखोगे, आपके संयोजन इस समीकरण को संतुलित करने में दिक्कत आएगी, वो समीकरण संतुलित हो ही नहीं पाएगी। ये सूत्र सही बनाओगे तो ही समीकरण संतुलित हो पाएगी। ठीक है, संतुलित कर लेते हैं। देखो Mg1 पड़ा, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन दो है इधर, तो इधर दो बना देते हैं, ये लो बना दिए। इधर क्लोरीन कितने हो गए, दो, इधर क्लोरीन कितने, दो, बस ठीक है, काम बन गया। और इसके अंदर अगर देखें तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, देख लो, उधर दो अभिकारक के आपस में क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद तो नहीं बना रहे, संयोजन तो नहीं हो सकती। वैसे देखें तो देखो एक Mg अलग तत्व है और ये दो तत्वों का संयोग यौगिक है, ये इसको विस्थापित कर रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोजन को, यहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे क्लोरीन की जगह आ रहा है, तो फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। कि मैग्नीशियम है वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, विस्थापन करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया, इसको समझे। ये प्रकार मैंने एक बार नॉर्मली लिखे, अपने विवेक से लिखे, अपने ऊपरा ऊपरी जो समझते हैं उसके आधार पर। इनको डीपली अगर जाएंगे तो अपन इनको बाद में और करेंगे, जब पेपर नजदीक आ जाएंगे तब रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, तब इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मोटा मोटी इनका ध्यान रखिए कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये अभिक्रिया इस प्रकार की है। तो ये तो हो गए देखो अपने क्या 7वां और 8वां सवाल हो गया।
ये 7वां और 8वां मैंने दिया था, आपने भी इन सवालों को किया होगा और आपने चेक कर लिया होगा, आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गए 7वां और 8वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अपने और क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो आगे सारे क्वेश्चन है वो मैं थ्योरी के अंदर लिखवा चुका हूँ, परंतु फिर भी कुछ क्वेश्चन है उनको मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। बाकी जो थ्योरी वाला पार्ट है मैं उसके अंदर बता दूंगा, उसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अपन चलते हैं आगे और 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल क्या कह रहा है, देखो 9वां सवाल आपको कह रहा है, देखो आपको स्क्रीन पे भी दिख गया होगा 9वां सवाल, आप पढ़ लीजिएगा इसको और पहले इस वीडियो को रोक के आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हाँ हमने ये पढ़ी थी, रिएक्शन कहाँ पे पढ़ी थी। तो उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बताइए। तो आप सीधी सी परिभाषा लिख के बता देना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो उष्माशोषी और उष्मा का उत्सर्जन होता है वो उष्माक्षेपी होती है। और उदाहरण लिख देना, बहुत उदाहरण बताए थे मैंने उसके अंदर, वहां से जाके थ्योरी से लिख लेना। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि उष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा का क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। श्वसन वाली में बता देता हूँ, हालांकि वहां पे मैंने बता रखी है। क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि श्वसन जो होता है ना, श्वसन होता है उसमें ऊर्जा निकलती है। जैसे ग्लूकोज है, अपन रोटी खाते हैं, भोजन खाते हैं, अपने भोजन के अंदर ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12 और O6। जैसे ही अपन क्या करते हैं, वायुमंडल से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, इसका वियोजन हो जाता है। और वियोजन होके मैंने वहीं पे बताया था हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, उनके अंदर 100% एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और एक क्या बनेगा, जल बनेगा। तो एक तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और एक क्या बनेगी, जल बनेगा। ये दो चीजें बनने के बाद में अपने को वो जो भोजन है वो टूट के ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अपन उससे काम कर लेंगे, नींद ले लेंगे और कोई काम कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे, कुछ भी XYZ। तो ये ग्लूकोज है, ये सांस ली, इसकी वजह से वियोजित होकर ये 3 पदार्थ बनाए इसने, और उष्मा का क्या हुआ, ऊर्जा का क्या हुआ, उत्सर्जन हुआ। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि श्वसन भी है वो एक प्रकार की क्या है, उष्माक्षेपी, उष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल उत्पाद वियोजित होकर 2 अभिकारकों का निर्माण 2 उत्पादों का निर्माण करता है। ये व्युत्क्रम है एक दूसरे की। आप दोनों की हो सके तो दोनों की परिभाषा लिख देना अलग अलग, दोनों के अलग अलग उदाहरण लिख देना, वो समझ आएगा इसको अंतर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12वां। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मैंने वहां पे अच्छे से समझाया था, पहला ही उदाहरण विद्युत का समझाया था। H2O में क्या करते हैं अपन, H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये H2 और O2 में वियोजित हो जाता है। ये आप समीकरणों को संतुलित करके लिख लेना, आप इनको क्या लिख लेना, अवस्थाएं लिख लेना, क्योंकि मैंने पीछे सारी बता रखी है। फिर दूसरा ये कह रहा है विद्युत धारा से, दूसरी उष्मा से। उष्मा से मतलब क्या करते हैं, गर्म करके, तो CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म किया था, एक शुष्क बिना बुझा चूना प्राप्त हुआ था, एक क्या हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई थी। और एक प्रकाश दिया था, तो आपको याद हो तो मैंने AgBr इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा था, जिससे Ag और Br2 क्या हो गए थे, दोनों अलग अलग हो गए थे। मैंने ये भी वहां पे बताया था कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी के अंदर। ठीक है, अगली है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर। आप अच्छे से बता दो कि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर दो पदार्थ आपस में आयनों का क्या करते, आदान प्रदान करते। दोनों की परिभाषाएं लिख देना अलग अलग और दोनों के उदाहरण लिख देना, अपने आप समझ आएगा एग्जामिनर। क्वेश्चन ये बनता है आगे 14वां, देखो ये मोस्ट क्वेश्चन है, आप पहले करके देखिए, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखो 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां आपको दिख रहा होगा। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इसकी एक आपको क्या लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है। लिखिए फटाफट, वीडियो को रोकिए और इसको लिखिए, इसकी अभिक्रिया फटाफट जल्दी से लिखिए, नहीं तो मैं लिखता हूँ। सिल्वर का मतलब आप समझते हो Ag होता है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है उसके पास में, तो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है उसके पास में, तो ये लो सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लो, AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हो गया ना। ठीक है, सिल्वर का शोधन करना है, मतलब उसको सिल्वर को क्या करना है, नाइट्रेट से अलग करना है, सिल्वर को शुद्ध करना है उसको। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है, ये कह रहा है इससे सिल्वर को कॉपर से विस्थापित करवाना चाह रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया करवाना चाह रहा है।
तो ये कॉपर अधिक्रियाशील है, ये इस Ag को क्या कर देगा, हटा देगा, यानी Ag तो अकेला रह जाएगा और इस Cu के साथ में क्या आ जाएगा, NO3 आ जाएगा। और कॉपर की संयोजकता अपन ने देखी थी, पीछे लिखी थी, CuCl2 होती है, इसका मतलब CuNO3 का भी क्या लग जाएगा, होल ट्वाइस लग जाएगा। ये अभिक्रिया आपको ध्यान में रखनी होगी। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। आपको अच्छे से बताई थी, जब द्विविस्थापन पढ़ाई थी उसके नीचे पढ़ाई थी मैंने, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ में अपने को अवक्षेप के रूप में पदार्थ मिलता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अपने को अवक्षेपण अभिक्रिया। और उदाहरण मैंने 2 लिखे थे, आप द्विविस्थापन वाले दोनों उदाहरण लिख लेना, वो आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन के योग और ह्रास के आधार पर आप निम्न अभिक्रियाओं के पदों की व्याख्या कीजिए और उदाहरण दीजिए। उपचयन अपचयन आप अच्छे से जानते हो, वहां से थ्योरी से जाके देख लेना कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वो उपचयन कहलाती है। ऑक्सीजन का योग कर देना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन लिख के कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, योग हो जाएगा। और ह्रास करना है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है या वियोग होता है वो क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो आप कोई भी एक समीकरण लिख देना, जैसे आप CaCO3 लिखोगे तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, उसको गर्म करोगे तो वो हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो एक ये सवाल 17वां देखिए, 17वां भी मोस्ट है, आप इसको पहले मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, आप इसको करके देखिएगा और फिर मैं करवाता हूं। देखो ये कह रहा है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, तो उस X तत्व का नाम भी बताइए और साथ में वो यौगिक बताइए जो काले रंग का प्राप्त हुआ है। तो आपको पता हो कि भूरे रंग का जो तत्व होता है वो कौन होता है, तो भूरे रंग का तत्व होता है कॉपर होता है। इस कॉपर की वो भूरे रंग के तत्व को गर्म करता है वायु की उपस्थिति में, ये लो वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेगा तो क्या बन जाता है, CuO बन जाता है। आपको पता हो तो मैग्नीशियम को गर्म किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था अपन ने, ये बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। तो वो तत्व कौन सा था जो X था भूरे रंग का, वो X तत्व कॉपर था। और जो काले रंग का प्राप्त हुआ वो काले रंग का प्राप्त कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये अभिक्रिया भी आपको याद रखनी है। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को पेंट उसको जंग लगने से बचाने के लिए करते हैं, उस वस्तु को संसारित होने से बचाने के लिए करते हैं। क्योंकि अपन जानते हैं कि वायुमंडल में नमी और अम्ल पाया जाता है, उसकी उपस्थिति के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन करके वो वस्तुएं क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, संसारित होने लग जाती है, इसको संसारण कहते हैं। और किसी भी वस्तु को संसारित होने से बचाने के लिए उस पर क्या कर देते, पेंट कर देते। तो आपने देखा होगा कि अपने घरों में दरवाजे होते हैं या जो भी लोहे की चीजें होती है उन पे क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी इनको नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि अपन ने पढ़ा था वहां पे जब विपरीत गंधिता पढ़ा था कि तेलीय वस्तुएं जितनी भी होती है वो क्या करती है, लंबे समय तक पड़ी रहती है तो उनकी गंध और उसके स्वाद में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो क्या होते हैं, विकृत गंधी हो जाते हैं। इस क्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अगर विकृत गंधिता से बचना है तो अपन ने वहां पे लिखा था कि इसको बंद डब्बों में रखना चाहिए या इनमें क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन गैस का उपयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन का उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करने में क्या करती है, कमी कर देती है, वो उसका उपचयन नहीं होने देती, इसलिए क्या करते हैं अपन नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। और आगे है निम्न पदों का वर्णन कीजिए, एक एक उदाहरण दीजिए। जैसा मैंने अभी बताया दिया, संसारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, और इसका एग्जाम्पल आप थ्योरी में अच्छे से देख सकते हो। तो ये थे अपने दूसरा जो लेसन था, उस दूसरे लेसन के अपने क्या थे, अभ्यास प्रश्न थे। मैंने ये जो लेसन है एकदम अच्छे से करवाया, लगभग ये 12 क्लासें थी, 12 क्लासों के अंदर ये अध्याय क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। इन 12 क्लासों को आप देखिए, आधी घंटे से ज्यादा कोई क्लास है नहीं, कुछ क्लासें 20 मिनट की है, कोई क्लासें 15-14 मिनट की भी है। आप इनको एक बार अच्छे से दोबारा देखिए, देख भी लिए तो इनको एक बार फिर से दोबारा देखिए। दोबारा देखोगे तो आपको ये पूरा पार्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आप अपने विवेक से इन पीछे के प्रश्नों को दोबारा सोल्व कीजिए। आपको अच्छे से इतना अच्छा पार्ट ये समझ में आ जाएगा कि आपको केमिस्ट्री कुछ ही नहीं लगेगी, चुटकियों में ये सवाल हो जाएंगे आपके लिए। और अगर आप इसको बहुत समझोगे तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। तो मैं आगे अभी लेसन केमिस्ट्री के चल रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक पार्ट अपने सारे के सारे केमिस्ट्री के पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ा, आपको दिक्कत आई होगी कि कॉपर Cu होता है क्या, जिंक Zn होता है क्या, ये सारा पढ़ा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। परंतु अब जब दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट अम्ल क्षार एवं लवण का है,
उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिंपल, जैसे ही वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम लेगा ना, उसमें आपके दिमाग में आ जाएगा, अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो वहां पढ़ा था ना, HCl होता है, H2 और Cl2 मिलके बनाते हैं उसको, तो याद आ जाएगा अपने आप ही। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप कहोगे अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो वही है, यहाँ तो अम्ल का काम कर रहा है, वहां पे तो अपन दीवारों पे पुताई कर रहे थे, इसको दीवारों पे पुताई कर रहे थे तो हाथों हाथ ये चमक नहीं दे रहा था, थोड़ी देर के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा था, चमक बना रहा था। तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक ही चलेगा वहां पे कि हाँ हमने पहले पार्ट में जो चीजें पढ़ी है ना वही चीजें यहाँ पे काम आ रही है। तो आज की क्लास तो मैं यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये पहला पार्ट अपना पूरा हो गया। आपको कुछ संशय रह गया है तो आप कहीं कमेंट बॉक्स में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जो भी कोई सवाल बच गया है जो आपके समझ में नहीं आएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा, और आपको वीडियो के माध्यम से जैसे भी व्यवस्था होगी मैं आपके तक सॉल्यूशन पहुंचा दूंगा वो। और आगे की क्लास में अपन आगे लेसन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।